नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले स्ट्रांग रूम को लेकर सियासत हुई तेज। टीएमसी का मतगणना प्रक्रिया में छेड़छाड़ का आरोप तो बीजेपी का तंज। हार के डर से ममता कर रही है नाटक। चुनाव आयोग बोला 3 लेवल की सिक्योरिटी में यह नामुमकिन। पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर कल होगी दोबारा वोटिंग। मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा। स्ट्रांग रूम के पास भीड़ लगाने पर रोक। 700 सीएपीएफ कंपनियों की तैनाती। संवेदनशील इलाकों में विशेष पेट्रोलिंग। हर राउंड की गिनती के दौरान पर्यवेक्षकों के मौजूद रहने के निर्देश। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आयोजन का साक्षी बना लेह। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा 2500 वर्षों के बाद भी प्रासंगिक हैं भगवान बुद्ध का ज्ञान। ऑनलाइन गेमिंग पर सख्त हुई सरकार। आज से प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026 लागू। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए सट्टेबाजी पर रोक। नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए प्रस्ताव को किया खारिज। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर तुर्की, कतर, सऊदी अरब, मिस्र, इराक और अजरबैजान के विदेश मंत्रियों के साथ की बातचीत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन पर ट्रेड डील का पालन न करने का लगाया आरोप। अगले हफ्ते से यूनाइटेड स्टेट्स में आने वाली कारों और ट्रकों पर 25% तक टैरिफ लगाने का किया ऐलान। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। हालांकि 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में वोटिंग हुई है और 4 मई को मतगणना है, लेकिन बवाल मचा है पश्चिम बंगाल में, जहां हुई बम्पर वोटिंग के बाद अब सबकी सांसें थमी हुई हैं कि किसके पक्ष में ये मतदान हुआ है। एग्जिट पोल के आंकड़े पेश कर रहे हैं बेहद करीबी मुकाबला, तो वहीं स्ट्रांग रूम में नजर आ रहा है एक्शन। और वहीं पर खेली जा रही स्ट्रांग रूम पॉलिटिक्स। कल रात ममता बनर्जी जिस तरीके से स्ट्रांग रूम में पहुंच गई, जिस तरह कुणाल घोष स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठ गए, इससे मतगणना से पहले पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान तेज हो गया है। हालांकि राजनीतिक दलों के बयानों को दरकिनार करते हुए चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि स्ट्रांग रूम की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी भी दी है कि टीएमसी भ्रम न फैलाए। एग्जिट पोल की भविष्यवाणी, स्ट्रांग रूम की पहरेदारी। पश्चिम बंगाल में मतगणना की घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का फैसला अब कुछ ही दिनों की दूरी पर है, लेकिन उससे पहले टीवी स्क्रीन पर आंकड़ों की बाजीगरी ने माहौल को और गर्म कर दिया है। एग्जिट पोल्स ने दावों और उम्मीदों की नई बहस छेड़ दी है, लेकिन असली सच्चाई तो स्ट्रांग रूम की 4 दीवारी में बंद है। एक तरफ जीत के दावे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हार की आशंका। इन सबके बीच कहीं जश्न की तैयारी है तो कहीं बेचैनी की रातें। बम्पर वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में है स्ट्रांग रूम। कड़ी सुरक्षा के बीच यहां ईवीएम रखे गए हैं। टीएमसी लगातार स्ट्रांग रूम की निगरानी पर सवाल उठा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आशंकाएं जता रही है। वहीं बीजेपी पलटवार करते हुए ममता बनर्जी के धरने और उनकी मौजूदगी पर ही सवाल खड़े कर रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर अब जारी है। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि वो ये सब हार के डर से कर रही हैं। तो वहीं टीएमसी सांसद सौगत रॉय स्ट्रांग रूम को लेकर आशंका जता रहे हैं। ममता जी हर हजम नहीं कर पा रहे। 4 मई दीदी गई, यो सपने में भी सोच नहीं सकती। तो इसी का कारण ममता जी ये नाटक लेकर सामने आया। पश्चिम बंगाल की जनता के मन में, उसका भावनाओं में दूर दूर तक भी तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी का, उनका बात की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। ममता बनर्जी सत्ता से जा चुकी है। स्ट्रांग रूम में बाहर अनऑथराइज लोग घुस गए थे। इसको लेके कुणाल घोष और शशि पाजा ने उधर जाके प्रोटेस्ट किया और धरना भी दिया। कुछ लोग काउंटिंग प्रोसेस को टेम्पर करने चाहते थे।
इसीलिए सब हुआ। हमारा शंका है, संदेह है कि बीजेपी काउंटिंग प्रोसेस में कुछ करना चाहता है, इसलिए मुख्यमंत्री सब लोग को चेतावनी दिए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर ली कि आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और ममता बनर्जी ऑपोजिशन पार्टी के लीडर की तरह काम करना ऑलरेडी शुरू कर दिया। जब हार का डर मन में बैठ जाता है तब इस तरीके का एलिगेशन लोग लगाते हैं, ममता बनर्जी भी लगा रही है। माहौल तब और तनावपूर्ण हो गया जब भाजपा के मनिकतला उम्मीदवार तापस रॉय और चौरंगी से प्रत्याशी संतोष पाठक मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल दागे कि आखिर संवेदनशील इलाके में टीएमसी समर्थकों को नारेबाजी की इजाजत कैसे मिली। एक तरफ से जय बांग्ला की गूंज थी तो दूसरी तरफ से जय श्री राम का उद्घोष। मूसलाधार बारिश के बीच इन नारों ने कोलकाता की सड़कों पर गर्मी पैदा कर दी। हालांकि चुनाव आयोग ने तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि सुरक्षा अभेद है। कहाँ टेम्परिंग हुई है, कोई कंप्लेंट आया बताइए कहाँ पे हुई है। खाली एलिगेशन लगाने तो कोई एलिगेशन लगाए, टेम्परिंग कहाँ हुई है। सीएपीएफ है वहाँ पे, पूरा सील्ड है, वहाँ पे 3 लेयर सिक्योरिटी है, कोई जा सकता है और टेम्परिंग कैसे कर लेगा। मतगणना से पहले कोलकाता में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीईओ मनोज अग्रवाल झाड़ग्राम के स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर सुरक्षा का जायजा लिया। कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं के धरने प्रदर्शन और बवाल के बाद स्ट्रांग रूम के 200 मीटर के दायरे में बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में स्ट्रांग रूम नया सियासी अखाड़ा बन चुका है। बहरहाल पश्चिम बंगाल के लोगों और नेताओं को अब 4 मई का बेसब्री से इंतजार है। तभी पता चलेगा कि तृणमूल कांग्रेस राज्य में लगातार चौथी बार सत्ता में लौटेगी या भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में पहली बार सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होगी। सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के तहत दक्षिण 24 परगना जिले के कुछ मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण के मतदान के दौरान 2 विधानसभा सीटों पर हुई गड़बड़ी की स्क्रूटनी के बाद 15 बूथों पर पुनर्मतदान का फैसला लिया है। सभी 15 बूथों पर 2 मई को पुनः मतदान कराने का निर्णय किया गया है। चुनाव आयोग के अनुसार मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 मतदान केंद्रों और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर रीपोल होगा। इन केंद्रों में मगराहाट विधानसभा के बहिरपुया, कुरकुरिया, एफपी स्कूल के कमरा संख्या 1, 2, 3 सहित अन्य केंद्र शामिल हैं। जबकि डायमंड हार्बर क्षेत्र में बगदा जूनियर हाई स्कूल, चंदा एफपी स्कूल, हरदेव एफपी स्कूल और रायनगर एफपी स्कूल में दोबारा मतदान कराया जाएगा। सभी प्रभावित मतदान केंद्रों पर मतदान सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक निर्धारित किया गया है। आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और प्रेक्षकों को तत्काल सूचना देकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आयोग ने कहा कि व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए ताकि मतदाताओं को पुनर्मतदान की जानकारी मिल सके। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर टीएमसी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इस बार मामला केंद्र सरकार और केंद्रीय पीएसयू कर्मचारियों की नियुक्ति का है। टीएमसी ने केंद्र सरकार और केंद्रीय पीएसयू के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक नियुक्त करने के खिलाफ याचिका दाखिल की है। टीएमसी की आपत्ति इस बात को लेकर है कि राज्य सरकार और राज्य पीएसयू के कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इससे पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने गुरुवार को टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि चुनाव आयोग का अधिकार है कि वो तय करे कि वोटों की गिनती के लिए सुपरवाइजर और असिस्टेंट किसे बनाया जाएगा, चाहे वे राज्य सरकार के कर्मचारी हों या फिर केंद्र सरकार के। टीएमसी ने हाईकोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर लद्दाख के लेह में भगवान गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस आयोजन में शामिल होकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को भी संबोधित किया। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लेह आज एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आयोजन का साक्षी बना। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेह पहुंचे और चुगलमसर स्थित जीवित तत्ल में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान पारंपरिक अनुष्ठान, बौद्ध प्रार्थनाएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की गईं। कार्यक्रम में देश विदेश से आए प्रतिनिधियों, बौद्ध भिक्षुओं और हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पवित्र अवशेषों के दर्शन के लिए लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। अपने संबोधन में अमित शाह ने भगवान बुद्ध के संदेश, शांति, करुणा और सह अस्तित्व को आज के दौर में और भी प्रासंगिक बताया। बहुत कम लोग इसके दर्शन का
इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा के अनुभव का और इससे भगवान बुद्ध के संदेश को प्राप्त करने का लाभ उठा पाए होंगे। लद्दाख के, कारगिल के सभी बुद्ध के अनुयायी और अन्य मतों के अनुयायी भी भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों से ऊर्जा भी प्राप्त करेंगे और एक दिव्य अनुभूति का एहसास भी करेंगे। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में इस आयोजन को लेकर खासा उत्साह है। उनका कहना है कि ये उनके लिए एक दुर्लभ और भावनात्मक क्षण है। सभी लोग खुश हैं, काल से इनका दर्शन होगा। उसने वहाँ पर वो जो लीज बनाया है गांव ये कुछ दिन तक चलेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है सर, हमारी बुद्धिज्म के ना बहुत इम्पोर्टेंट है ये। बहुत अच्छा लगा, दर्शन भी हुआ और लोग भी बहुत है, बहुत अच्छा लगा। प्रशासन ने इस आयोजन को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए व्यवस्थाएं मजबूत की गई हैं। ये प्रदर्शनी अगले 14 दिनों तक जारी रहेगी, जिससे लद्दाख में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। लेकिन खूबसूरत वादियों में आज आस्था, आध्यात्मिकता और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। इस पावन अवसर पर शुरू हुआ आयोजन न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये पूरे विश्व को शांति, करुणा और सह अस्तित्व का संदेश भी दे रहा है। और आने वाले दिनों में इसी तरह श्रद्धालुओं का यही उत्साह और आस्था इस जगह पर देखने को मिलती रहेगी। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ दीपक सिंह रावत, डीडी न्यूज, ले। लद्दाख के करगिल में डेयरी सेक्टर को बड़ी मजबूती मिली है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 TLPD डेयरी प्लांट का शिलान्यास किया। यह संयंत्र प्रतिदिन 10,000 लीटर दूध प्रोसेस करेगा। अमित शाह ने बताया कि सहकारिता मॉडल के तहत शुरू की गई यह पहल करगिल की माताओं और बहनों को आत्मनिर्भर बनाएगी। करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हो रही इस परियोजना में अब स्थानीय स्तर पर पनीर और दही का उत्पादन भी होगा, जिससे बाहरी निर्भरता कम होगी। उन्होंने बताया कि ITBP और सेना के लगभग 18,000 जवानों की ज़रूरत भी इसी प्लांट से पूरी होगी, जिससे स्थानीय रोजगार और किसानों की आय को बढ़ावा मिलेगा। 25 करोड़ की लागत से जो नई शुरुआत होने जा रही है वो निश्चित रूप से करगिल की माताओं बहनों के लिए शुभंकर साबित होगी, ऐसा मुझे लगता है। आज ले के लिए भी यहाँ के मिल्क प्लांट जो पहले से चालू है, इसमें प्रतिदिन 500 किलो पनीर इसके उत्पादन की व्यवस्था शुरू हो। ये दोनों प्रोडक्ट अपनी यूटी में बाहर से आते हैं, या तो एक प्रकार से आधुनिक यंत्रों से उसको बनाने की शुरुआत नहीं हुई है। और यहाँ ITBP और सेना बहुत बड़ा खरीदार है। 18,000 जवान यहाँ सीमा पर रहते हैं। उनकी दूध, दही और पनीर की पूरी व्यवस्था इस प्लांट से पूरी होगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के मौके पर भारत की बदलती तस्वीर न सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि सशक्त होती नारी की जीवंत दस्तावेज बन चुकी है। जहां कभी महिलाओं का काम खामोश दीवारों में सिमट जाता था, आज वही महिलाएं देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन बन चुकी हैं। कभी घर और अनौपचारिक कामों तक सीमित रहने वाली महिलाएं अब हर सेक्टर में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। और ये बदलाव सिर्फ महसूस ही नहीं किया जा रहा, बल्कि आंकड़ों में भी साफ नजर आता है। सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं की वजह से ये संभव हो पाया है। महिला श्रम बल भागीदारी दर 2017-18 में जहां 23.3% से बढ़कर 2025 में करीब 40% तक पहुंच गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत की महिलाएं अब सिर्फ सहायक नहीं, बल्कि आर्थिक शक्ति बन चुकी हैं। इस बदलाव की सबसे मजबूत जमीन है ग्रामीण भारत, जहां महिलाएं अब घर की चौखट लांघकर उद्यमिता की नई इबारत लिख रही हैं। 10 करोड़ से ज्यादा महिला परिवार स्वयं सहायता समूहों से जुड़े हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई रीढ़ बन रही हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत बने ये समूह अब छोटे छोटे सपनों को बड़े कारोबार में बदल रहे हैं, जहां महिलाएं उत्पादन से लेकर बाजार तक
हर मोर्चे पर कमान संभाल रही हैं। सरकार की लखपति दीदी पहल ने इस बदलाव को नई रफ्तार दी है, जहां लक्ष्य है ऐसी करोड़ों महिलाएं तैयार करना जो सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाई कर सकें। इस पहल से नारी आत्मनिर्भरता की नई परिभाषा गढ़ रही है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है और इसमें महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। देश आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है, जहां 2.2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप 23 लाख से अधिक रोजगार दे रहे हैं। इनमें से 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक है, जो ये दिखाता है कि महिलाएं अब नवाचार और नेतृत्व की भूमिका में भी आगे बढ़ रही हैं। स्किल इंडिया मिशन जैसे कार्यक्रम महिलाओं को नए हुनर दे रहे हैं, जिससे वो सिर्फ काम नहीं बल्कि बेहतर और सम्मानजनक काम की ओर बढ़ रही हैं। वहीं श्रम सुधारों ने भी इस बदलाव को मजबूत आधार दिया है। 29 श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में समेटकर कामगारों को ज्यादा सुरक्षा और अधिकार दिए गए हैं। औपचारिकीकरण की दिशा में भी बड़ा कदम ई श्रम पोर्टल, जहां 31 करोड़ से ज्यादा असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है, जिसमें महिलाओं की बड़ी भागीदारी है, जो अब सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पा रही हैं। सबसे बड़ा बदलाव महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा में आया है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 के 19% से बढ़कर 2025 में 64% से ज्यादा हो गया है। तस्वीर साफ है, भारत में महिलाएं अब सिर्फ कार्यबल का हिस्सा नहीं बल्कि उसके भविष्य की दिशा तय करने वाली ताकत बन चुकी हैं। ये कहानी सिर्फ बदलाव की नहीं बल्कि उस भरोसे की है जो हर गांव, हर शहर और हर घर में एक नई उड़ान भर रही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर ये उभरती नारी शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आ रही है, जहां अब हर कदम समानता, सम्मान और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गुजरात गौरव दिवस के अवसर पर सूरत में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का तीसरा संस्करण का आयोजन किया गया। सूरत स्थित औरो यूनिवर्सिटी में 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया। इस वर्ष जापान, यूक्रेन और सिंगापुर जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा रशियन ट्रेड रिप्रेजेंटेशन जैसे भागीदार देश VGRC के लिए सहयोगी संगठनों के रूप में शामिल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सूरत कट डायमंड GI टैग पर एक विशेष आवरण जारी किया गया। इस अवसर पर राज्य सरकार ने दक्षिण गुजरात के क्षेत्र में एक नई और स्मार्ट GI/DC स्टेट की भी घोषणा की। कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पेट्रोल डीजल संकट के दौरान सरकार ने लोगों का विशेष ख्याल रखा है। India has moved with great speed. Orders were issued to maximize LPG yield at refineries, and we increased our domestic production by 60%, from 36,000 metric tons per day to 54,000 metric tons per day, out of a total daily consumption of 90,000, which also we brought down because we are shifting from LPG to LNG, that is piped gas, and also because we are incentivizing the movement to natural gas. राज्य के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि लगातार राज्य में निवेश बढ़ रहा है। सम्मेलन में 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के MOU साइन होने के अनुमान है। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस साउथ गुजरात की शुरुआत हुई है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल एवं केंद्रीय मंत्रियों के साथ 5 देशों के एम्बेसडर एवं 8 से ज़्यादा देशों के बड़े डेलीगेशंस आज खास तौर पे सूरत पधारे हुए हैं। देश भर में से करीबन 3000 से ज़्यादा निवेशक, अलग अलग देशों के ये डेलीगेशंस दक्षिण गुजरात में नए नए सेक्टर्स में निवेश करने के लिए वो खास तौर पे इंटरेस्टेड हैं। और आने वाले 2 दिन तक चलने वाली ये वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का MOU हुए, ऐसी खास तौर पे अपेक्षा रखी गई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने शिरकत की। इस अवसर पर राज्य सरकार ने इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ महत्वपूर्ण MOU का आदान प्रदान किया। समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज के दौर में विदेशी भाषा सीखना केवल एक विकल्प नहीं है बल्कि अनिवार्यता बन गई है।
हम चाहते हैं कि राजस्थान का युवा दुनिया में जाए और अपने राजस्थान का नाम उजागर करे और वो देश के लिए एक बहुत बड़ा काम करे। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को कि उन्होंने 5 देशों की भाषा लैंग्वेज के लिए आज हमारा MOU यहाँ हुआ है। दूसरा हमारा स्किल के लिए मैं जयंत चौधरी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी स्किल के लिए MOU किए हैं। ये दोनों हमारे युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने MOU से राजस्थान के युवाओं को होने वाले लाभों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजस्थान के 1000 बच्चों को जापानी और कोरियाई समेत 5 प्रमुख विदेशी भाषाएं सिखाई जाएंगी। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि राजस्थान की कला, संस्कृति और उत्पादों के निर्यात को भी मजबूती मिलेगी। राजस्थान के अंदर वार्षिक 1000 विद्यार्थियों को प्रारंभ में 5 फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई किया जाएगा। जापानीज, कोरियन, जर्मन, फ्रांस एंड स्पेनिश, ये 5 भाषा में राजस्थान की नौजवानों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें ग्लोबल कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी। ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी दोनों की ओर से राजस्थान के नौजवान विदेशी भाषा से दक्ष होगा तो बाहर के लोगों से डील कर पाएगा, बाहर जाके व्यवसाय कर पाएगा। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध निर्माता आशुतोष गावरिकर को गोवा में आयोजित होने वाले 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फेस्टिवल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। आशुतोष का इफी के साथ दशकों पुराना जुड़ाव रहा है और भारतीय सिनेमा में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। साल 2024 में हुए 55वें इफी के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जूरी का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। वहीं बात अगर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की करें तो ये दक्षिण एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में से एक माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों को लेकर राहत भरी खबर है। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल, डीजल और घरेलू LPG सिलेंडर की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। फैसले का उद्देश्य आम उपभोक्ताओं को वैश्विक कीमतों से बढ़ोतरी के असर से बचाना है। आधिकारिक बयान के मुताबिक देश में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें यथावत बनी हुई हैं, जिससे करीब 90% उपभोक्ताओं को राहत मिली है। वहीं 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा घरेलू उड़ानों के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले केरोसिन की कीमतें स्थिर रखी गई हैं। कुल मिलाकर करीब 80% पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि कुछ औद्योगिक क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों की कीमतों में संशोधन किया गया है। बल्क और कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया गया है, जो कुल खपत का एक छोटा हिस्सा है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए ATF और बल्क डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। संतुलित नीति के जरिए आम जनता को राहत देने की कोशिश की गई है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI लेन देन की संख्या अप्रैल में सालाना आधार पर 25% बढ़कर 22.35 अरब हो गई। इनकी वैल्यू सालाना आधार पर 21% बढ़कर 29.03 लाख करोड़ रुपए हो गई। ये जानकारी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से जारी की गई है। दैनिक आधार पर अप्रैल में UPI के औसत लेन देन की संख्या बढ़कर 74.5 करोड़ रुपए हो गई, जो कि मार्च में 73 करोड़ रुपए थी। औसत दैनिक UPI लेन देन की वैल्यू बढ़कर 96,766 करोड़ रुपए हो गई, जो कि मार्च में 95,243 करोड़ रुपए थी। IMPS पर मासिक लेन देन की संख्या अप्रैल में 36.2 करोड़ रही, जिसमें 7.01 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 13% की वृद्धि दर्शाता है। UPI के जरिए लेन देन और सेवा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस और कतर सहित 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है, जिससे कि भारत की डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी भूमिका है। UPI की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय पहुंच से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है और वैश्विक फिनटेक परिदृश्य में भी भारत की स्थिति मजबूत हुई है।
वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत के प्रमुख डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म पिछले एक दशक में लेन देन की मात्रा में लगभग 1200 गुना की असाधारण वृद्धि दर्ज कर चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक निगरानी में एनपीसीआई द्वारा 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया यूपीआई भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की रीढ़ बन चुका है। वित्त मंत्रालय के अनुसार 2016-2017 में मात्र 2 करोड़ रुपए के लेन देन से ये मामूली आधार से शुरू हुआ था और वित्त वर्ष 2025-2026 में 24,162 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन प्रोसेस किए हैं। सकल वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह अप्रैल में सालाना आधार पर 8.7% बढ़कर ऑल टाइम हाई 2,42,702 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। पिछले साल समान अवधि में यह आंकड़ा 2,23,265 करोड़ रुपए था। ये जानकारी सरकार की ओर से जारी की गई विज्ञप्ति में दी गई है। अप्रैल में जीएसटी संग्रह में मासिक आधार पर भी बढ़त देखने को मिली है, जो इस साल मार्च में 2,64,000 करोड़ रुपए थी। जीएसटी संग्रह में ऐसे समय पर बढ़ोतरी देखने को मिली है जब मध्य पूर्व में तनाव की पूरी स्थिति पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर डाल रहा है। हालांकि मजबूत घरेलू मांग के चलते देश की अर्थव्यवस्था लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सकल जीएसटी संग्रह में सेंट्रल जीएसटी ने 52,140 करोड़ रुपए, स्टेट जीएसटी ने 61,331 करोड़ रुपए और इंटीग्रेटेड जीएसटी ने 1,29,232 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। अप्रैल में सरकार ने कुल 31,793 करोड़ रुपए का जीएसटी रिफंड जारी किया है। अगर रिफंड को निकाल दिया जाए तो अप्रैल में शुद्ध जीएसटी संग्रह 2,10,909 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के आंकड़े 1,96,618 करोड़ रुपए से 7.3% अधिक है। जीएसटी कलेक्शन में योगदान देने वाले टॉप 5 राज्यों की अगर बात करें तो महाराष्ट्र से 13,793 करोड़ रुपए, कर्नाटक से 5,829 करोड़ रुपए, गुजरात से 5,455 करोड़ रुपए, तमिलनाडु से 4,724 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश से 4,399 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारत यूपीआई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए व्यापार को तेजी से आगे बढ़ा रहा है और भारतीय व्यवसायों के लिए नए अवसर खोल रहा है। इस समझौते के लागू होने के 4 साल बाद भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आर्थिक संबंध कई क्षेत्रों में काफ़ी मजबूत हुए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते ने भारतीय किसानों, एमएसएमई और अन्य कारोबारियों के लिए बड़े बदलाव वाले अवसर पैदा किए हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दोनों देशों के बीच वस्तु व्यापार $100 अरब के पार पहुंच गया है, जो कि इस समझौते के बाद तेजी से बढ़ोतरी को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि जैसे क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है। साथ ही यूएई से भारत में विदेशी निवेश और भारत के विदेशी निवेश भी बढ़ रहे हैं, जो कि दोनों देशों के मजबूत आर्थिक संबंधों को दिखाते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने आगे कहा कि इन क्षेत्रों में हुई प्रगति का सीधा फायदा निर्यातकों और कारोबारियों को मिल रहा है, जिससे वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति मजबूत हो रही है। पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि यूएई से भारत में बढ़ता निवेश और भारतीय कंपनियों का विदेशों में बढ़ता निवेश दोनों देशों के गहरे होते आर्थिक संबंधों को दर्शाते हैं। उन्होंने बताया कि आज ही उन्होंने यूके के व्यापार मंत्री पीटर काइल के साथ वर्चुअल बैठक की, जिसमें व्यापार और निवेश बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत यूके व्यापार, आर्थिक और व्यापार समझौते का पूरा लाभ उठाने के तौर तरीकों पर बातचीत की और इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। बीते 2 दिनों से ग्रेट निकोबार परियोजना चर्चा में है और इसकी बड़ी वजह है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। वो कहते हैं कि विकास कार्यों से निकोबार द्वीप के पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा और जनजातीय लोगों की परेशानी बढ़ेगी, जबकि पूर्व वायुसेना अध्यक्ष आरकेएस भदौरिया ने इस दावे को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने बताया कि परियोजना किस तरह से सामरिक, रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए गेम चेंजर है। सडनली ये इशू आया है कि यहाँ पे ट्रीज कट रहे हैं, ट्राइबल डेवलपमेंट हो रहा है। ओवरऑल इंडिया की स्ट्रैटेजिक नीड्स को समझना जरूरी है। एंड ये भी धारणा गलत है कि इसमें ट्राइबल इंटरेस्ट नहीं देखे जा रहे या डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ऑफ कोर्स, बट ओवरऑल कितना हो रहा है? इस तरह के जब स्टेटमेंट्स आती हैं वो जो लोगों को गुमराह हो सकते हैं, उससे बचना चाहिए। मेरे ख्याल से इंडिया के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है।
निकोबार से स्ट्रेट ऑफ मलक्का की दूरी सिर्फ 150 किलोमीटर यानी 40 नॉटिकल मील की है। एक ऐसा स्टेट जहां से दुनिया का 60% व्यापार होता है। 805 किलोमीटर लंबा ये स्ट्रेट हिंद महासागर और प्रशांत महासागर यानी दक्षिण चीन सागर को आपस में जोड़ता है। अंडमान निकोबार हमारी जो ट्राई सर्विसेज कमांड है, हमने बहुत समय से बोला था कि हमारा यहाँ फुटप्रिंट बढ़ना चाहिए, हमारी एबिलिटी फॉर सर्वेलेंस बढ़नी चाहिए, हमारे रेडार्स नेटवर्क्स, आपने देखा ये सब कितने ज़रूरी होते हैं जब ऑफ सिंदूर हुआ, एंड हमारी रीच बढ़नी चाहिए। इंडो पैसिफिक के ऊपर हमारी रीच यहाँ से बहुत जब हम होंगे बहुत बड़ी हो जाएगी। खाली क्वाड्स में पार्टिसिपेट करना जरूरी नहीं है, हमारी एबिलिटी टू रीच एंड डोमिनेट एंड बी इफेक्टिव मिलिटरीली बहुत जरूरी है, तो ये जरूरी है। सो ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। भौगोलिक रूप से निकोबार के रणनीतिक महत्व को देखते हुए बीते 2 दशक से इसे विकसित किए जाने की मांग चली आ रही थी। एक अहम फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने इसे चरणबद्ध तरीके से विकसित करने का फैसला किया। पहले चरण में 72.12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ही विकसित किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रैटेजिकली एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्यू पॉइंट से, इंफ्रास्ट्रक्चरल व्यू पॉइंट से बहुत स्ट्रॉन्ग कदम उठाए हैं। एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड बिकॉज इवन प्रीवियस गवर्नमेंट, मुझे याद है मिस्टर एंथनी हिमसेल्फ हैड सेड यहाँ पे डेवलपमेंट होने चाहिए, स्पेशली फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू। हमने जितनी बार टेकअप किया, देयर वाज ऑलवेज अ काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट टाइम, कांग्रेस गवर्नमेंट, कि यस यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए। प्रैक्टिकली नहीं हुआ वो दूसरी बात है, बट अब प्रैक्टिकली हो रहा है तो इसको सबको सपोर्ट करना चाहिए, एंड हमारी नेशनल इंटरेस्ट शुड ऑलवेज बी अपरमोस्ट। निकोबार में एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनेगा, यहाँ समुद्र की गहराई प्राकृतिक रूप से 20 मीटर से अधिक है। इसी कारण बड़े कार्गो शिप आ सकेंगे और भारत की निर्भरता श्रीलंका, सिंगापुर और म्यांमार जैसे देशों पर कम होगी। राजस्व की बचत भी होगी। एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रस्तावित है जो लगभग 10 लाख यात्री प्रतिवर्ष की क्षमता वाला होगा, जिसकी क्षमता बाद में बढ़कर 1 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष की हो जाएगी। वहीं 16,610 हेक्टेयर क्षेत्र में एक टाउनशिप विकसित की जाएगी, जहां आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत आवश्यकताओं को सुनियोजित रूप से जगह दी जाएगी। इसके अलावा 450 MVA यानी मेगावाट एम्पियर क्षमता का एक पावर प्लांट भी बनेगा। निकोबार का कुल क्षेत्रफल 751.07 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें से इंफ्रा निर्माण कुल 166.10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हो रहा है, जिसमें से 35.35 वर्ग किलोमीटर राजस्व भूमि और 130.75 वर्ग किलोमीटर वन भूमि है। परियोजना में कुल 1.82% फॉरेस्ट कवर का डायवर्जन किया जाएगा, जिसके बदले 97.30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वनीकरण की योजना बनाई गई है। वहीं परियोजना के तहत निकोबार की जनजाति, शोपेन और निकोबारी समुदायों का किसी भी प्रकार का विस्थापन प्रस्तावित नहीं है। इस तरह से ये परियोजना पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच एक संतुलन स्थापित कर रही है, भारत के सामरिक आर्थिक महत्व को बढ़ा भी रही है और ग्रेट निकोबार में विकास का समावेशी भविष्य विकसित कर रही है। अरविंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में बड़ा बदलाव हुआ है। 1 मई 2026 से देश में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स लागू हो गए हैं। इन नए नियमों से ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी, बच्चों और युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, ऑनलाइन सट्टेबाजी यानी मनी गेम पर रोक प्रभावी होगी। क्या है इन नए नियम और क्या है इसके प्रभाव, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अब ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया बदल गई है। नए नियमों के प्रभावी होने के बाद ऑनलाइन मनी गेम पर पूरी तरह से रोक लग गई है। केंद्र सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स रूल्स 2026 लागू कर दिए हैं। इन नियमों का मकसद है ऑनलाइन गेमिंग को सुरक्षित, पारदर्शी और जिम्मेदार बनाना। इसके साथ ही ऑनलाइन पैसे वाले खेलों पर रोक लगाना। प्रमोशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट जो अगस्त 2025 में संसद ने पारित किया था, उसको अब इफेक्टिव रोल दे दिया गया है। इसके नाते जो मनी गेम होते, रियल मनी गेम होते, उसको बिल्कुल बैन किया गया है और उसके लिए प्रावधान है कैसे इसको पनिशमेंट दिया जाए अगर किसी ने उल्लंघन किया हुआ है।
और दूसरा बात है जो गेम ऑफ स्किल और चांस है उसको और बढ़ावा देगा। नए नियमों के तहत अब ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी। ये अथॉरिटी शिकायतें सही पाए जाने पर अलग अलग मंत्रालयों के साथ मिलकर कार्रवाई भी सुनिश्चित करेगी। अब यह तय किया जाएगा कि कौन सा ऑनलाइन गेम वैध खेल है और कौन सा खेल सट्टेबाजी यानी मनी गेम की श्रेणी में आता है। साफ है कि ऑनलाइन तौर पर खेले जाने वाले स्किल गेम और जुए जैसे खेलों के बीच स्पष्ट अंतर किया जाएगा। स्किल गेम और सट्टेबाजी में फर्क तय होगा। नए नियमों में यूजर्स की सुरक्षा पर भी खास जोर दिया गया है। नए नियमों के लागू होने के बाद खास तौर पर बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग की लत से बचाने पर भी फोकस रहेगा। इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग के जरिए सट्टेबाजी पर रोक लगा दी गई है। शिकायतों के निपटारे के लिए 2 स्तरीय व्यवस्था बनाई गई है। पहले स्तर पर प्लेटफॉर्म खुद शिकायत सुनेगा और दूसरे स्तर पर मामला रेगुलेटरी अथॉरिटी तक जाएगा। नियमों के उल्लंघन पर डिजिटल माध्यम से कार्रवाई और जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी को नोटिफाई किया गया है तो उसको काफ़ी स्ट्रेंथ है कि अगर उल्लंघन होता है कि किस तरीके से वो एक्शन ले और ये पूरे सेक्टर को रेगुलेट करे। तो जो रेगुलेशन का कदम बड़ा ज़रूरी था क्योंकि हम देख रहे थे कि ये गेमिंग की जो एक ट्रैप होते हैं, एक जो एडिक्शन होते हैं, इससे हमारे बहुत सारे नौजवान एक डिस्ट्रैक्टेड होते थे। सरकार की ये बड़ा अच्छा कदम था और मुझे जो लगता है सबसे बड़ी बात होगा कि इम्प्लीमेंटेशन ठीक से रहे और जिसमें ये ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी की बहुत बड़ा भूमिका रहेगी। भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में इसे नियंत्रित करने के साथ साथ सुरक्षित और जिम्मेदार डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। नए नियम ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में बदलाव लाएंगे। इससे ई स्पोर्ट को बढ़ावा मिलेगा और देश के युवाओं को मनी गेम के खतरों से भी बचाया जा सकेगा। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मई 2026 में देश भर में औसत वर्षा सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद, बारिश हो सकती है। हालांकि पूर्वोत्तर और मध्य पूर्वी भारत में कुछ हिस्सों में वर्षा में कमी रह सकती है। यानी मई में मौसम का मिजाज कुल मिलाकर राहत देने वाला रह सकता है। बढ़ती गर्मी के बीच एक अच्छी खबर है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मई 2026 के दौरान पूरे देश में औसत वर्षा के सामान्य से अधिक होने की सबसे अधिक संभावना जताई है। देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है, सिवाय पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी मध्य भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर, जहां सामान्य से नीचे वर्षा होने की संभावना है। लगभग बहुत सारे हिस्से में भारतवर्ष में सामान्य से ज़्यादा नहीं तो सामान्य वर्षा होने का संभावना है। नॉर्थ स्टेट्स को छोड़ के और इसके आसपास जो ईस्टर्न इंडिया के स्टेट से छोड़ के सभी इलाका में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इसके आसपास जो ईस्टर्न इंडिया का इलाका है वहाँ बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना दिखाई दे रहा है। वहीं मई में देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्से, पूर्वोत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है, जबकि देश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। जबकि उत्तर पश्चिमी भारत के कई हिस्से, मध्य भारत और प्रायद्वीपीय क्षेत्र के कुछ हिस्से और पूर्वोत्तर भारत के दक्षिणी हिस्से में न्यूनतम तापमान सामान्य या सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। ईस्ट कोस्ट स्टेट्स माने वेस्ट बंगाल का जो सदर्न पार्ट है और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम में महाराष्ट्र और गुजरात, ये सभी राज्यों में हीट वेव कंडीशन स्वाभाविक जितना होता है इससे 3 से 4 दिन ज़्यादा होने का संभावना है। मई 2026 के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तटीय ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ अलग अलग इलाकों में सामान्य से अधिक दिनों तक उष्ण लहर चलने की संभावना है। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई स्वामित्व योजना ग्रामीण आबादी के लिए वरदान साबित हो रही है। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने बताया कि IIM अहमदाबाद की ताज़ा स्टडी में इस योजना के सुखद परिणाम सामने आए हैं और इसने गांवों की तस्वीर बदल दी है। 3 करोड़ 14 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स वितरित किए गए हैं। हमने IIM अहमदाबाद से एक स्टडी कराई, एक शोध कराया और उन्होंने देखा कि सच में ज़मीनी स्तर पर क्रेडिट एक्सपेंशन हुआ है। प्रत्येक प्रॉपर्टी पे औसतन 22,000 रुपये का ऋण लिया गया है,
जो ग्राम पंचायतें हैं उनको भी करीब करीब 15,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से उनकी राजस्व बढ़ा है। कई राज्यों ने महिलाओं को हकदार बनाया है उस संपत्ति में, तो इस तरह महिला उत्थान भी हुआ है। दो परंपराओं के फ्यूजन से बने अनोखे परिधान पद्मा डोरी शुक्रवार को दिल्ली में लॉन्च हो रहे हैं। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के बीच सेतु का काम करने वाली इस पहल की परिकल्पना डोनर मंत्रालय के तहत नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन ने की है। इसका उद्देश्य एरी सिल्क को चंदेरी शिल्प के साथ जोड़ना है। इस अवसर पर डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने NEHSDC के प्रबंध निदेशक से खास बातचीत की। आज के जो दुनिया में लोगों को जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट पसंद कर रहा है, हम ऐसा कुछ बनाए जिसका मतलब एरी का या कोई भी हमारा तसर का या वो मुगा का ऐसा प्रोडक्ट बनाए जिसमें बहुत ज़्यादा यूटिलिटी आए, यूटिलाइजेशन हो काफ़ी क्वांटिटी में, ताकि हमारे जो रूरल जो लोग हैं, जो लोग वीवर्स है, जो कुकुन रेयरर्स है, फार्मर्स है, उनको बोल सके कि आप लोग खेती करिए, हम खरीदेंगे और हम लोग अपना ये जो एरी का जो काम है उसको पूरा दुनिया को बताएं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट्स का संचालन 15 जून से शुरू हो जाएगा। एयरपोर्ट को सभी ज़रूरी नियामकीय मंजूरियां मिल चुकी हैं और इसकी सुरक्षा व्यवस्था को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से मंजूरी मिल चुकी है। पहली फ्लाइट इंडिगो द्वारा संचालित होगी और इसके बाद आकाशा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस भी अपनी सेवाएं शुरू करेंगी। एयरपोर्ट का उद्घाटन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है, जिसके बाद अब नियमित उड़ानों का रास्ता साफ हो गया है। समाज में सकारात्मक बदलाव, नागरिक सहभागिता और सामूहिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के मकसद से नोएडा लोकमंच संस्था आगामी 3 मई से नोएडा आई केयर अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान के माध्यम से नोएडा शहर में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता अभियान, ट्रैफिक प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण और नागरिक जागरूकता जैसे सामाजिक सहयोग के पहलुओं पर काम किया जाएगा। नोएडा आई केयर पहल के जरिए आम नागरिकों को शहर के विकास और जिम्मेदारी से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो एक कोशिश है नोएडा आई केयर के माध्यम से कि हम सब लोग अपने कर्तव्य निर्वहन को प्राथमिकता में लाएं अपनी जीवन शैली में, और चलते फिरते, चाहे वो सफाई हो, चाहे प्रदूषण हो, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो दूसरों की सहायता हो या ट्रैफिक समस्या हो, और अभी तो और भी ऐसे बिंदु आएंगे, इन सब पे हम सब लोग जागरूक हों और पूरे शहर को खुशहाल बनाएं। यही कोशिश, इसी उद्देश्य के साथ नोएडा आई केयर की विधिवत सिर्फ शुरुआत हो रही है 3 मई को। इसके लिए हमारे साथ विभिन्न यहाँ की सामाजिक संस्थाएं, यहाँ की फोनरवा, यहाँ की DDRWA, विभिन्न एक्टिव NGOs, सभी लोग मिलकर के इसमें एक साथ दे रहे हैं। विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा नई दिल्ली में सप्त शक्ति नारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इंडियन नेशनल साइंस अकादमी में आयोजित इस सम्मेलन में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया के रहाटकर सहित अनेक बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी महिलाएं शामिल हुए। सम्मेलन में विकसित भारत में नारी के योगदान और वैदिक काल से लेकर अब तक भारतीय समाज में नारी के सृजन, संस्कार, संघर्ष और नेतृत्व पर चर्चा की गई। सम्मेलन में नारी के अधिकारों के साथ ही परिवार और समाज के बदलते परिवेश में नारी के कर्तव्यों को भी महत्वपूर्ण बताया गया। वर्तमान में सरकार, विशेषकर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, कितनी सारी योजनाओं के द्वारा उन्होंने एक न्यू डिफाइन किया कि नाउ देयर इज़ नो नीड टू रिपीट दिस वर्ड वुमेन एम्पावरमेंट, इट इज़ अ वुमेन लेड एम्पावरमेंट। और उन्होंने न केवल संस्थाओं में एज ए वाइस चांसलर, आप देखेंगे कितनी महिलाओं को वाइस चांसलर बनाया, और उसके बाद भी जब आप आंकड़ा देखते हो तो केवल 10% वाइस चांसलर हैं। उन्होंने ICSSR में कलाई सिल्वी हैं, उन्हें 85 साल बाद साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन की इतनी बड़ी संस्था में लीड रोल में रखा, क्योंकि ये प्रूव है कि यदि आप महिलाओं को डिसीजन मेकिंग में रखेंगे तो न केवल GDP बढ़ती है, विमेन पार्टिसिपेशन से आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। हम देख रहे हैं कि कुटुंब व्यवस्था जो है वो बिखरती जा रही है, और इसलिए इस साल हमने सोचा कि माताओं, बहनों, ये आज हम लोगों ने एजुकेशन के माध्यम से सबको एजुकेटेड, हम लिटरेट कह सकते हैं, पर सही मायने में एम्पावरमेंट की जो डेफिनेशन है
एम्पावरमेंट मतलब सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम होता है क्या? एम्पावरमेंट मतलब सिर्फ शिक्षित होने से हम एम्पावर होते हैं क्या? अगर हम अपने कुटुंब को नहीं संभाल सकते तो हमारे एम्पावरमेंट की, तो एम्पावरमेंट कम्स विद कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज ऑल्सो। महाराष्ट्र आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर पूरे राज्य में उत्सव का माहौल रहा और विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण समारोह आयोजित किए गए। इस खास मौके पर राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महाराष्ट्र के 67वें स्थापना दिवस के राज्य स्तरीय समारोह का नेतृत्व किया। मुंबई के शिवाजी पार्क में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। बड़े आंदोलन और 105 लोगों के बलिदान के बाद 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ और यशवंतराव चव्हाण इसके पहले मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में आंधी तूफान की घटनाओं में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और अधिकारियों को घायलों का उचित इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि भारी बारिश के कारण जानमाल और पशुधन के नुकसान के साथ ही साथ चोट लगने पर मिलने वाला मुआवजा 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराया जाए। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों में भारी बारिश, तूफान और बिजली गिरने की घटनाओं के कारण 24 लोगों की मौत हो गई, 15 लोग घायल हो गए और 16 जानवरों की जान चली गई। और बेंगलुरु से एक बेहद दुखद खबर आई है, जहां पर केरलम के एक नर्सिंग छात्र एपी आदित्यन की हॉस्टल में लाश मिली है। आदित्यन बामसमुंदर के बीटीएल स्कूल ऑफ नर्सिंग में छात्र थे। आदित्यन के पिता प्रदीप कुमार ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को ड्रग्स के मामले में फंसाया गया और मानसिक उत्पीड़न के कारण उसने ये कदम उठाया। सूत्रों के अनुसार आदित्यन को हॉस्टल रूम में फांसी पर लटका हुआ पाया गया। प्रदीप कुमार ने कहा कि आदित्यन का ड्रग्स से कोई संबंध नहीं था और उसे एक शिक्षक ने ड्रग्स में शामिल होने का आरोप लगाकर 20 दिन पहले अपमानित किया था। आदित्यन कॉलेज स्टाफ द्वारा मानसिक उत्पीड़न सहन नहीं कर सका, जिसके कारण उसने यह कदम उठाया। आदित्यन के पिता ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और मामले की विस्तृत जांच की मांग की है। जबलपुर में बरगी जलाशय में हुए दुखद क्रूज हादसे में लापरवाही के मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। कार्रवाई की जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक्स पर बताया कि क्रूज पायलट महेश पटेल, क्रूज हेल्पर छोटेलाल गोंड और टिकट काउंटर प्रभारी ब्रिजेंद्र की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। होटल मैकल रिजॉर्ट और वोट क्लब बरगी के मैनेजर सुनील मरावी को कार्य में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित कर दिया गया है, जबकि रीजनल मैनेजर संजय मल्होत्रा को मुख्यालय अटैच कर विभागीय जांच की सिफारिश की गई है। इससे पहले राज्य के पर्यटन मंत्रालय ने क्रूज संचालन पर रोक लगा दी थी। इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटनास्थल पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लिया। सीएम ने क्रूज हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के वे निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की, शोक संवेदनाएं व्यक्त की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन पर सख्ती बढ़ाते हुए कारों और ट्रकों पर टैरिफ बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि यूरोपीय संघ पिछले व्यापार समझौते का पूरा पालन नहीं कर रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि यूरोपियन यूनियन का व्यापार समझौते का लगातार उल्लंघन हो रहा है, इसलिए अगले हफ्ते से यूरोपियन यूनियन से आने वाली कारों और ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। हालांकि अगर ये कारें और ट्रक अमेरिका में बने हैं तो उन पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। ट्रंप ने भी बताया कि अमेरिका में विदेशी कंपनियों पर $100 बिलियन से अधिक का निवेश हो रहा है और कई नए प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे अमेरिका में रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान द्वारा शांति वार्ता के लिए दिए गए नए प्रस्ताव पर असंतोष जताया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ तो वे ईरान को नर्क में भेज देंगे। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस समय मुझे जो कुछ भी पेश कर रहे हैं उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। ट्रंप ने कहा कि ईरान कुछ ऐसी मांगें कर रहा है जिनसे वो असहमत हैं। उन्होंने ईरान की बातचीत में कुछ प्रगति को स्वीकार किया है, लेकिन कहा कि ईरानी नेतृत्व में भारी असहमति है। So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and
They want to make a deal, but I'm not satisfied with it. अफ्रीका के साहेल इलाके में 3 देश माली, नाइजर और बुर्किना फासो में इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में हैं। माली में अलगाववादियों और विद्रोही संगठनों के देशव्यापी हमलों के बाद इन तीनों देशों में हलचल तेज हो गई है। नाइजर ने तो हमलावर संगठनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इन देशों में सरकारों और सरकारी आर्मी के समर्थन में बड़ी संख्या में रूसी सेना और रूसी निजी मिलिट्री कंपनियां तैनात हैं। यूरेनियम इन देशों में भड़क रही अस्थिरता के पीछे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में इन दिनों भारी अफरा तफरी मची हुई है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि मंत्री भी सुरक्षित नहीं है। अलगाववादी और जिहादी संगठनों ने सैन्य सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यलगार शुरू कर दिया है। राजधानी बमाको की नाकेबंदी कर जिहादी संगठनों का संयुक्त मोर्चा बनाने का आह्वान किया गया है। माली में सक्रिय प्रमुख जिहादी संगठनों का संबंध वैश्विक आतंकी नेटवर्क से है। ये संगठन लंबे समय से उत्तरी और मध्य माली में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। गरीबी, बेरोजगारी, सत्ता के खिलाफ असंतोष और लचर सरकार का फायदा उठाकर ये समूह तेजी से अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे हैं। जमात नुसरत अल इस्लामुल मुस्लिमीन माली का सबसे प्रभावशाली जिहादी संगठन है जो सीधे तौर पर अलकायदा से जुड़ा हुआ है। इस संगठन ने गुरुवार देर रात एक बयान जारी कर जुंटा सरकार को बेदखल करने और शांतिपूर्ण और समावेशी परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक व्यापक साझा मोर्चा बनाने की अपील की है। यह अपील पिछले हफ्ते जिहादी संगठनों और तुआरेग अलगाववादियों द्वारा सरकारी ठिकानों पर मिलकर किए गए हमलों के बाद आई है। इसी हफ्ते संगठन ने राजधानी बमाको और सैन्य शासन का गढ़ माने जाने वाले पास के शहर काती में नाकेबंदी की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद से ही पिछले 2 दिनों से राजधानी की ओर जाने वाली सड़कों पर ट्रैफिक की कमी देखी गई है। हालांकि हवाई यातायात पर कोई असर नहीं पड़ा है। इस बीच नाइजर सरकार ने बुर्किना फासो और माली के साथ मिलकर इन जिहादी संगठनों के खिलाफ हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। 25 अप्रैल को गाओ, मिनाका और कीदल में हुए आतंकी हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जा रही है। तुअरेग अलगाववादियों ने पिछले 15 सालों में सबसे बड़ा हमला करते हुए उत्तरीय क्षेत्र के किदार शहर पर कब्जा कर लिया था और रक्षा मंत्री सादियो कैमारा की हत्या कर दी थी। साल 2012 से ये जिहादी संगठन माली में बेहद सक्रिय हैं। एक ओर आतंकवादी सरकार से लड़ते रहे हैं तो दूसरी ओर उत्तरी माली के लोग एक अलग और आजाद देश बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आजावाद लिबरेशन फ्रंट यानी FLA इन्हीं अलगाववादियों की लड़ाई लड़ रहा है। 2012 के मार्च महीने में जब विद्रोह ने तेजी पकड़ी तो फ्रांस की सेना की मदद से उन्हें रोका गया। बाद में फ्रांस की सेना वहां से चली गई। इसका फायदा उठाते हुए सेना ने साल 2020 में पहली बार और फिर 2021 में तख्ता पलटकर सत्ता हथिया ली। फिलहाल आसिमी गोइता माली के राष्ट्रपति हैं। तख्ता पलट के बाद रूस का वैगनर ग्रुप आतंकियों के खिलाफ लड़ने में मदद के लिए पहुंचा, लेकिन जून 2025 में माली छोड़कर चला गया। अब इस काम को रूसी सेना अंजाम दे रही है। रक्षा मंत्री की हत्या से रूसी सेना की साख को भारी धचका लगा है। हालांकि क्रेमलिन ने साफ कर दिया है कि उसका माली छोड़कर जाने का कोई इरादा नहीं है और कट्टरपंथियों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। बढ़ती हिंसा सिर्फ माली के लिए नहीं बल्कि पूरे पश्चिम अफ्रीका के लिए खतरे की घंटी है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।